साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। तो आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीके के 25 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट, जिसका पहला क्वेश्चन इसमें आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। इस मॉक टेस्ट को लगाने का जो तरीका है, आपको क्या करना है, विदाउट ऑप्शन पहले जो है आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। जितने भी साथी यहाँ पर, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आ ही चुका है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और ऐसे भी आप और ज्यादा मॉक टेस्ट देखना चाहें तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं के साथ लगने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। यदि आपको आंसर आता है तो आप अपना माइंड में सोच लें, या फिर ऑप्शन आपके सामने है तो जल्दी से इसका राइट आंसर टिक कीजिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो 8 राज्यों के साथ जो है अपनी सीमाएं ये साझा करता है। कई बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों के साथ जो है जो उत्तर प्रदेश है अपनी सीमाएं साझा करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला पहला औजार कौन सा था। तो कौन सा औजार मनुष्य ने सबसे पहले बनाया था। ऑप्शन आपके पास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मनुष्य ने सबसे पहले क्या बनाई थी भाई, कुल्हाड़ी बनाई थी। और वो कुल्हाड़ी भी किस चीज की बनाई थी, स्टोन यानी कि पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है लौह व रक्त की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी। आई रिपीट वंस अगेन, लौह व रक्त की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन आपके पास है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक जो है अपना आंसर जो है टिक कर लिया होगा ऑप्शन देख के। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन। यदि हम बलबन के बारे में बात करें तो बलबन ने जो लौ और रक्त की नीति थी, अपने विरोधियों के प्रति इस नीति को अपनाया था। साथ ही साथ कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो बलबन था, ठीक है, उसका संबंध किस वंश से था। तो किस वंश से था, आप देख सकते हैं बलबन का संबंध गुलाम वंश से था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। आई रिपीट वंस अगेन, भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वो कौन सी है। ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। यदि हम बात करें तो ये खारे पानी की झील है। कई बार पूछ लिया जाता है कि खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना बहुत बार ये पूछा जाता है। ऑप्शन है इसके, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, दोनों ए और बी, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। जो स्वराज जो पार्टी है उसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है, आप देख सकते हैं। तो बताइए जरा, सुभाष चंद्र बोस के इनमें से राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके जो राजनीतिक गुरु हुए वो कौन हुए, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चित्तरंजन दास। ठीक है, साथ ही साथ देखिए, कई दफा आपने क्वेश्चन ये भी देखा होगा कि जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हुए वो कौन हुए। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हुए वो हुए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है जी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। और कई दफा ये पूछ लिया जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु हुए या आध्यात्मिक गुरु हुए वो कौन से थे। तो वो थे एम जी रानाडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किस एक्ट का कानून है। ये जरूर आपने लाइन सुनी होगी, नो कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। तो अब तक शायद बिना ऑप्शन से भी आंसर आप इसका कर चुके होंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। यदि हम रॉलेट एक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहें तो रॉलेट एक्ट को देखिए काला कानून भी कहा जाता था। क्यों काला कानून कहा जाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी थी, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी प्रशासन या हुकूमत के विरुद्ध कुछ बोलता, कुछ चीजें करता, ठीक है, तो उसको सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, वेदर उसकी गलती हो या ना हो, यानी कि उस पर कोई भी मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधा जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए इसे काला कानून कहा गया है। ठीक है, और 19 मार्च 1919 को इसे जो है लागू किया गया था। डेट पूछ ली जाती कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट की तरफ जो कि है, कौन से धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 ईयर्स का होता है, यानी कि 76 वर्ष का जो परिक्रमण काल है वो किस धूमकेतु का होता है। ऑप्शन आपके पास है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले जितने भी टेस्ट है, चाहे वो एचपी पुलिस की बात करें या अन्य जितने भी हमारे टेस्ट है, उन सबकी मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी किया है बिल्कुल सही किया है, हेले। हेले की अगर हम बात करें, ठीक है, कई दफा इसको हेली भी लिखा होता है। यह जो है अंतिम बार 1986 1986 में दिखाई दिया था। अब 76 ईयर बाद दिखाई देगा, यानी कि 2062 में अभी ये जो है दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है ऑस्ट्रेलिया को बीच से काटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है। बोलता है जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसको बिल्कुल बीच से काटने वाली जो काल्पनिक रेखा कौन सी है। ऑप्शन आपके पास है करक, भूमध्य, मकर और विषुवत रेखा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर जिसने भी किया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मकर रेखा। मकर रेखा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच से काटती है। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत को बीच बीच से काटती है कौन सी, करक रेखा भारत को बिल्कुल बीच से काटती है, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में काटती है। ठीक है, और मकर रेखा की बात करें तो दक्षिण गोलार्ध में आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा है, और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। यह भी पूछ लिया जाता है कि किससे किस दिशा तक खींची जाती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ये रेखा खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। आई रिपीट वंस अगेन, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो दो तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला तो पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अलकनंदा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर जो है इसके किनारे स्थित है, और बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के चमोली जनपद में है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में या किस जिले में है, और साथ ही साथ किस भगवान को समर्पित है, तो ये समर्पित है विष्णु भगवान जी को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है। तो जिम कॉर्बेट के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा हमने क्वेश्चन चेंज किया है कि किस जो कौन सी नदी जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करें तो किस जिले में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। ठीक है, और इसका जो नाम अब बदल दिया गया है, तो पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, पहले इसका नाम या पुराना नाम था इसका हेली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, नीति आयोग सभी को पता होगा। ठीक है, जो नीतियां बनाता है, नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग हुआ करता था, योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, उसको जो है निरस्त किया गया और बनाया गया जो है अपना नीति आयोग। ये मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। अब देखिए जरा कौन सा आपका आंसर इसमें होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2015 में जो है नीति आयोग बनाया गया था। और अगर हम डिटेल में चले तो 1 जनवरी 2015 इसकी एग्जैक्ट डेट है। नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं भाई, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये पूछा जाता है जो प्रेजेंट में भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और नीति आयोग के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले उपाध्यक्ष। ठीक है, पहले उपाध्यक्ष कौन हुए, तो सबसे पहले जो 2015 में उपाध्यक्ष बने थे वो थे अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं भाई, पता होगा आप सभी को। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं, ये डी पे टिक लग गया गलती से, मैं सी बोल रहा हूँ, सी। भारत के महान्यायवादी या इंग्लिश में जिनको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहें तो महान्यायवादी की नियुक्ति कई बार पूछी जाती है और पूछी गई है कि कौन करता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और संसद की किसी भी कार्रवाई में बोलने व भाग लेने का अधिकार इनको होता है कि यानी संसद में
कि कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहां पर ये अपने विचार रख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इनको उस दौरान वहां पर जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो अपने महान्यायवादी है उनको कौन सा अधिकार नहीं होता है, संसद में वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल की खेती की जाती है। तो भारत में जो सबसे अधिक जो खेती की जाती है वो किस फसल की जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल की खेती की जाती है। अगर भारत में हम बात करें तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा बड़ा चावल का उत्पादक है, तो वो कौन सा है भाई, आप देख सकते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा जो चावल का जो उत्पादन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और यदि हम बात करें चावल कौन सी फसल है, तो चावल एक खरीफ की फसल है। और विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो देश है वो कौन है भाई, चीन है। यानी कि विश्व में पूछा जाए तो चीन इसका आंसर हो जाएगा, और भारत का स्थान पूछा जाए विश्व में तो भारत दूसरे स्थान पर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। आई रिपीट वंस अगेन, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गद्दर पार्टी की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो देश आपके पास ऑप्शन में आ चुके हैं, और अब तक आपने अपना आंसर भी टिक कर लिया होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1913 में हुई थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। ठीक है, और सोन सिंह भकान के दौरान ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जो मनी बिल है उसको कहाँ रिप्रेजेंट या प्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है, और कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल इसको लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, जो लोकसभा जो अध्यक्ष द्वारा जो है इसका निर्धारण किया जाता है। और बात करें वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, वही किस आर्टिकल के अंतर्गत, 110 आर्टिकल के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे। मंगल पांडे आपने नाम जरूर सुना होगा, अगर आपने ये नाम नहीं सुना है तो फिर आपको कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के समय में देखिए एक फेमस जो है क्रांतिकारी रहे हैं। ठीक है, उस दौरान उनको जो है फांसी की सजा भी हुई थी। ठीक है, सुना होगा आपने कि जो बंदूकें थी, बंदूकों में जो गोलियां थी, ठीक है, उनको जो है गाय और जो सुअर की चर्बी से बनाया गया था, और उन गोलियों को जो है चलाने से पहले मुंह से तोड़ा जाता था। ठीक है, चबाया जाता था। ठीक है, तो हिंदू जो है अपना गाय का मांस नहीं खाते हैं, और मुस्लिमों के लिए जो है सुअर जो है उनका लिए प्रतिबंधित है। ठीक है, इस वजह से विद्रोह हुआ था। तो पूछा गया था मंगल जो पांडे है वो कहाँ के सिपाही थे। तो ऑप्शन आपके पास है, यानी कि किस रेजिमेंट से वह संबंधित थे। तो 4 रेजिमेंटें आपको दी है, जल्दी से बताइएगा कि किस रेजिमेंट से संबंधित है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित है। और किस विद्रोह से संबंधित है, 1857 के विद्रोह से इनका ये संबंध था। तो इनकी जो यूनिट है वो आप जरूर याद रखिए, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो भारत का है, एरिया, सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो भारत में जो दूसरे नंबर पे जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस खेती के लिए उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए। तीसरी पर बात करें तो तीसरी पर पाई जाती है लाल मिट्टी, और चौथे पे पाई जाती है अपनी लेटराइट मिट्टी, व पांचवें की बात करें तो रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है किस हिमालय की चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, किस हिमालय की चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। तो देखिए हिमालय की हमारे पास 4 चोटियां हैं, तो बताएं कौन सी ऐसी चोटी है जो सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट जो एवरेस्ट है उसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन भाई, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेपाल में इसे जो है किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में भी आप देख सकते हैं चोमोलोगमा नाम से इसको जाना जाता है, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नाम कुछ अजीब सा है। ऊंचाई की बात करें 8,849 मीटर की इसकी हाइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक अनुपात में पाया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं,
तो अगर हम बात करें मोनाजाइट रेत में तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो मोनाजाइट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है थोरियम। किसके भंडार भाई, थोरियम पाया जाता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट और जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिएगा, भारत में पूरी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। यानी कि हम भारत की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम भारत में ही पाया जाता है। और पर्टिकुलरली भारत की किसी स्टेट की बात करें तो थोरियम जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, केरल में। और कहाँ से प्राप्त होता है भी, मोनाजाइट का जो रेत है, मोनाजाइट रेत से जो है थोरियम प्राप्त होता है, रेडियो एक्टिव ये एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि है रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है। रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है। जब तक आप इसका आंसर टिक करते हैं साथियों, यदि देखिए आपको कुछ सुझाव हमें देना है कि और हम इसमें क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, तो सुझाव भी आप जरूर हमें जो है कमेंट सेक्शन में जाके दें। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। नेक्स्ट इज 22 क्वेश्चन हमारा, जो कि है देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दूसरे जो सीडीएस जो नियुक्त हुए हैं, जल्दी से बताइए कौन नियुक्त हुए हैं, या वर्तमान में जो हमारे सीडीएस है वो दूसरे नंबर के सीडीएस है। नाम है उनका अनिल चौहान। यदि हम बात करें भारत के पहले सीडीएस, तो पहले सीडीएस हुए जनरल विपिन रावत, जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उनकी जो है दुखद मृत्यु वहां पर हो गई थी। ठीक है जी, तो ये थे हमारे जी पहले जो सीडीएस, और पूछा गया था दूसरे सीडीएस, तो दूसरे सीडीएस बने अनिल चौहान। और थोड़ा सा सीडीएस के बारे में अगर हम बात करें तो चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ होता है वो तीनों सेनाओं का, जल थल और वायु सेना तीनों का जो है अध्यक्ष होता है। और हर सेना का अपना एक अध्यक्ष अलग से होता है, लेकिन उन तीनों के ऊपर कौन हो गए भाई, सीडीएस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि है दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि को डैश डैश नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय घाट के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री कौन थे भाई, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, यहाँ पर एक समाधि दी गई है, देखिए शक्ति स्थल। शक्ति स्थल की बात करें तो शक्ति स्थल किसकी समाधि है, शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी जी की समाधि है। ठीक है, अगर हम बात करें चित्रभूमि, तो चित्रभूमि की अगर हम बात करें तो चित्रभूमि आप देख सकते हैं बी आर अम्बेडकर जी की है। और यदि हम बात करें शांति वन की, तो शांति वन की आप देख सकते हैं किसकी, भाई जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सीटों की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा है। यानी कि ऐसी कौन सी विधानसभा है पूरे भारत में जहां पर सबसे कम जो है एमएलए एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास हैं और आंसर भी आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, गोवा। लेकिन सदस्य कितने हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा विधानसभा में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो कितने हैं भाई, 40 है। और सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में 28 राज्य हमारे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा सदस्य हमारे उत्तर प्रदेश में है 403। और सबसे कम कहाँ है, गोवा में 40। और छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़ था तो वहां पर 90, केरल में 140, नागालैंड में 60 है। वो उत्तर प्रदेश के बाद यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने भाई सदस्य, 295 सदस्य हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है। आई रिपीट वंस अगेन, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर करना है कि क्या इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। साथ ही साथ जो आपका 25 में से जो स्कोर रहा है उसको भी आप जरूर साझा करें। साथ ही साथ आपकी तरफ से अगर कोई सुझाव है तो वो भी हमें जरूर बताएं। आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट टाइम यदि आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इसके ऑप्शन भी आपको मैंने दे दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले के, तो आप देख लीजिएगा कि क्या इसका आंसर होता है। उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट सेक्शन में जरूर जो है अपना कमेंट करें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।